बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी और केस का तो पता नहीं, लेकिन प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस में काजी फैसल साहब जो 15 रुकनी फुल कोर्ट के सरबराह हैं, इनकी तरफ से इंसाफ की न सिर्फ ये कि धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, बल्कि इंसाफ का कत्ल किया जा रहा है। इस केस में इंसाफ के तकाज़ों से सरीहन रूगर्दानी की जा रही है। जज साहिबान सवाल पूछते हैं, वकला उसका जवाब देते हैं। काजी फैसल साहब की तरफ से वकला पर भी तनकीद की जाती है, बल्कि कल तो उनकी तरफ से वकीलों को कहा गया कि आपसे जो भी सवाल पूछा जाए, मेरे साथी जज जो सवाल करें आपने उसका जवाब नहीं देना। और अपनी साथी जजों को भी काजी फैसल साहब ने यही कहा कि आप सवाल करने से गुरेज करें। एक मौके पर तो जस्टिस मुनीब अख्तर के साथ काजी फैसल साहब की नोक झोंक भी हो गई। कुछ लोग तो ये कहते हैं, कुछ खबरें तो ये भी शाये हुई हैं कि काजी फैसल और मुनीब अख्तर के माबैन झड़प हुई है, जिसमें काजी फैसल साहब ने मुनीब अख्तर को सवाल करने से रोका। तो उन्होंने कहा कि सवाल करना मेरा हक है, मेरा इख्तियार है। वैसे भी केस कोई भी हो, जब तक जज साहब मुतमिन ना हो जाएं, वो किस तरह से फैसला कर सकते हैं, किस तरह से वो फैसला लिख सकते हैं। काजी फैसल साहब को ना जाने किस चीज़ की जल्दी है। और फिर ये केस मियां नवाज शरीफ की ज़ात के इर्द गिर्द घूमता है। मियां नवाज शरीफ को रिलीफ देना है, मियां नवाज शरीफ को अपील का हक देना है, ताकि मियां नवाज शरीफ की नाअहलियत ख़त्म हो सके और उनको चौथी बार पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बनने का मौका मिल जाए। बादी नज़र में तो यही नज़र आता है। बाकी काजी फैसल साहब बड़े बाइख्तियार जज हैं। उनकी तरफ से हुदैबिया केस में जो कुछ कहा गया, उन्होंने ये लिख दिया कि इस पर किसी किस्म की कोई डिस्कशन नहीं होगी, मीडिया में इसका जिक्र नहीं होगा। और फिर ऐसा ही हुआ। उस केस में किसको फ़ायदा हुआ था? मियां नवाज शरीफ साहब को, शरीफ फैमिली को। और आज भी काजी फैसल साहब मियां नवाज शरीफ को लगता है कि फ़ायदा देना चाहते हैं, रिलीफ देना चाहते हैं। मियां नवाज शरीफ के चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म का रास्ता हमवार करना चाहते हैं। मियां नवाज शरीफ को आपने चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनाना है। उधर इंतखाबात के हवाले से भी हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा रहा कि इंतखाबात वाक़ई होंगे। मौलाना फजलुर रहमान जिस तरह से मैदान में आए हैं, क्या मौलाना फजलुर रहमान को कहीं से मैदान में उतारा गया है? मौलाना फजलुर रहमान के गुब्बारे में कहाँ से हवा भरी जा रही है कि उनका गुब्बारा फूलता ही जा रहा है तो कहीं फट ना जाए। उनका एक ही मुतालबा है कि पाकिस्तान के हालात दुरुस्त नहीं है, पाकिस्तान की मुईशत डूबी हुई है, पाकिस्तान में गर्मी है, सर्दी है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ऐसे दलाइल देकर ये जाहिर करना चाहते हैं, साबित करना चाहते हैं कि पाकिस्तान में इंतखाबात के लिए ये मौका, ये दिन, ये दौर मुनासिब नहीं है। तो फिर कब? इस हवाले से मौलाना फजलुर रहमान साहब खामोश हैं। बहरहाल मौलाना फजलुर रहमान साहब को किसने शशकारा है, किसने इंस्टिगेट किया है, किसने मौलाना फजलुर रहमान को खड़ा कर दिया है कि इंतखाबात नहीं होने देने। लेकिन मुस्लिम लीग नून इतना ज़्यादा डिले नहीं चाहते कि साल लग जाए, 2 साल लग जाए। मौलाना फजलुर रहमान साहब शायद उस वक्त तक इंतखाबात में जाने के लिए तैयार नहीं है, जब तक उनको ये नज़र आ रहा है कि इंतखाबात होंगे तो तहरीक इंसाफ जीत सकती है, इमरान खान एक बार फिर इक़्तिदार में आ सकते हैं। हालांकि इमरान खान के इक़्तिदार में आने के रास्ते बंद करने की भी हर मुमकिन कोशिश की जा रही। और फिर ये भी सुन लें, अडयाला जेलर की तरफ से कहा गया है कि इमरान खान को उनके बच्चों के साथ, उनके बेटों के साथ मोबाइल पर बात करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती, क्योंकि इमरान खान पर सीक्रेट एक्ट लगा हुआ है। तो हो सकता है इमरान खान अपने बच्चों से बात करते हुए कोई सीक्रेट आउट कर दें। इमरान खान के साथ रोज़ाना उनके घर वाले, उनकी बहनें, उनके वकला मुलाकात करते हैं। इमरान खान उनके कान में भी ये बातें बता सकते हैं, जिन बातों का जिस हवाले से जेलर की तरफ से खदशात का इजहार किया गया है। ये सब बहाने हैं। हो सकता है कि यही जेलर साहब इमरान खान को कई बार कह चुके होंगे, आप अपने बेटों से बात कर लें। हो सकता है कि बात करवा भी दी गई है। ये वो लोग हैं जो दिन में इमरान खान को आंखें दिखाते हैं और रात को इमरान खान के यही लोग, यही जेलर, यही डिप्टी जेलर और दूसरे मुलाजम उनके पांव दबाते हैं। ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान में ऐसा ही होता है। बात हमने शुरू की थी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस की, जो मियां नवाज शरीफ की ज़ात के गिर्द घूमता है। और मियां नवाज शरीफ साहब भी लंदन से सऊदी अरब पहुँच चुके हैं। वहाँ से उन्होंने पाकिस्तान आना है। उसके लिए कहा जा रहा है कि उन्होंने पूरे का पूरा जहाज बुक करवा लिया है। दुबई आएंगे, दुबई से 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आ जाएंगे। और साथ ही इरफान सिद्दीकी साहब, जो उनके बड़े ही करीबी सियासतदान हैं और बड़े ही करीबी उनके तकरीर नवीस हैं, उनकी पहले ही तकरीर लिखते रहे, अभी लिख रहे हैं। उनकी तरफ से कहा गया है कि हो सकता है कि एक और छोटी सी कनेक्टिंग परवाज़ भी, जैसे मियां नवाज शरीफ साहब लाहौर पहुँचते हैं, परवाज़ उड़े। कौन सी परवाज़? इस हवाले से
कोई वाज़ेह तौर पर उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने कहा कि इस मामले को तजस्सुस में रहने दिया जाए। बाकी जहाँ तक इस बात का तल्लुक़ है मियां नवाज शरीफ के लिए चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनने का रास्ता हमवार करना है, तो फिर काजी फैसल साहब बड़े ही बाइख्तियार चीफ जस्टिस हैं पाकिस्तान के। तो मियां नवाज शरीफ साहब की एक पूरी मुद्दत की वज़ारत उज़्मा बचती है। मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के 3 बार वज़ीर-ए-आज़म बने। इनको 15 साल तक पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म रहना था, लेकिन इरफान सिद्दीकी साहब कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब 9 साल और कुछ महीने के लिए पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म रहे। गोया मियां नवाज शरीफ की पूरी एक टर्म बाकी बचती, बल्कि उससे भी चंद माह ज़्यादा बाकी बचते हैं। तो फिर काजी फैसल साहब ये हुक्म दे दें कि मियां नवाज शरीफ साहब अपना पहले वाला टेन्योर पूरा करें, 5 साल के लिए मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बन जाएं। ऐसे कई दीगर वज़राए आज़म भी हैं जिनको इसी तरीके से निकाला गया था, जैसे बेनज़ीर भुट्टो हैं, मोहम्मद खान जिन्हें जो है, लेकिन वो इस दुनिया में नहीं रहे। वाहिद अगर पाकिस्तान में मौजूद लीडर हैं तो वो मियां नवाज शरीफ साहब हैं या फिर इमरान खान हैं। इमरान खान का तो चूँकि नातका बंद करना है, उनको फिक्स करना है, तो उनके लिए तो दुरुस्त है। उनके 1 साल की मुद्दत अगर रह गई, 1.25 साल की रह गई, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब को चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनाना है, तो एक मरतबा तो मियां नवाज शरीफ साहब को बगैर इंतखाबात के काजी फैसल साहब पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म बना सकते हैं। और फिर काजी फैसल साहब की तरफ से आखिरी रोज़ समाअत के दौरान जो कुछ कहा गया वो भी हैरान कुन है। वो कहते हैं 4 समाअतों के बावजूद एक केस ख़त्म नहीं हुआ, ये हमारी कारकर्दगी है। तो काजी साहब आपने इस केस को लगाया, तो फिर इंसाफ के तकाज़े तो पूरे होने चाहिए। जज कोई भी सवाल करता है, जब तक वो मुतमिन नहीं हो सकता, उसको अगला सवाल, उससे अगला सवाल ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि उसने फ़ैसले लिखना है। फ़ैसले के लिए इंसाफ के सारे तकाज़े पूरे होते हुए नज़र आने चाहिए। क्या इस केस में इंसाफ के सारे तकाज़े पूरे हो रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि इंसाफ के तकाज़े पूरे हो रहे हैं, क्योंकि काजी फैसल साहब एक तरफ तो अपने जजों को कहते हैं कि सवाल नहीं करना, सवाल से गुरेज करें, और दूसरी तरफ वकला को कहते हैं कि आपने इसका जवाब नहीं देना और जल्दी करें। जब तक जज साहब मुतमिन ना हो जाए तो उस वक्त तक उनको सवाल करना होता है। अगर नहीं करने दिया जाता तो फिर यूँ समझ लें कि इंसाफ का कत्ल हो रहा है। किसके हाथों कत्ल हो रहा है? जो इस बेंच का हेड है, जो इस बेंच का सरबराह है। तो बाकी जिस तरह से एक जज को केस के दौरान पूरे सवालात करने का, पूरी बात समझने का हक है, इख्तियार है, इसी तरह वकील के पास भी पूरा हक है कि वो अपनी बात करे, अपने आर्गूमेंट पूरे करे। काजी फैसल साहब हर वकील को कह देते हैं जल्दी करें, जल्दी, इस सवाल को छोड़ दें, इसको भी छोड़ दें, इसको रहने दें। ये बात हमारी समझ में आ गई, ये बात हमारी समझ में आ गई। और वकला को उस तरह से आर्गूमेंट करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। ऐसा माहौल वहाँ पे नहीं बन सका कि वकला पूरी तरह से अपने आर्गूमेंट दे सकें। जो भी वकील बात करके गया है उसके दलाइल तिश्रा महसूस हुए हैं, और आज भी ऐसे कुछ होने जा रहा है। तो इस तरह से अगर फैसला होगा तो क्या फ़ैसला होगा? और ये भी नज़र आ रहा है काजी फैसल साहब एक माइंड बना चुके हैं, क्योंकि इस केस की फेवर में जितने भी लोग आए हैं, जितने भी वकला ने दलाइल दिए हैं, काजी फैसल साहब ने उनको अप्रिशिएट किया है। जबकि इस केस की मुखालफत करने वाले लोगों को काजी फैसल साहब थोड़ा सा स्नब करते, थोड़ा सा नहीं बल्कि काफ़ी हद तक स्नब करते हुए नजर आए। बड़े इश्तियाल में आ जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, अपना टेम्पर लूज कर जाते हैं। आखिरकार एक बार फिर यही सवाल है, कई लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, बड़े बड़े माहिरीन भी पूछ रहे हैं, आखिरकार इस केस का फैसला करने की जल्दी की है मियां नवाज शरीफ साहब की। अभी पाकिस्तान आमद में कई रोज़ बाकी हैं। आज तारीख है 11 अक्टूबर। मियां नवाज शरीफ साहब ने 21 को आना है। पूरे 10 दिन पड़े हैं काजी फैसल साहब के पास। कम अज़ कम मियां नवाज शरीफ की आमद से पहले 10 दिन का वक्त है। तो फिर कौन सी जल्दी, क्यों जल्दी से फैसला काजी फैसल साहब करना चाहते हैं? साहब वो ये भी कहते हैं हमने दीगर केसेस भी देखने हैं, वो केस भी आप देखते रहें, इस मामले को भी मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं और इस तरीके से पहुंचाएं कि इंसाफ के सारे तकाजे पूरे हो जाएं। एक तरफ काजी फैसल साहब की तरफ से उन वकला को आगे लगाया हुआ है जो इस केस की मुखालफत कर रहे हैं, दूसरी तरफ काजी फैसल साहब ने अपने ही जज साथियों को भी आगे लगाया हुआ, उनको भी प्रेशराइज किया जा रहा है। और फिर काजी फैसल साहब ने सहाफ़ियों को भी लाइन हाजिर कर लिया, उनकी भी क्लास ले लिया, उनको बता रहे हैं कि कौन से ज़ाब्ते हैं, कौन से कवानीन हैं, किस तरह से आपने एक्रेडिटेशन बनवाना है, किस तरह से आपने यहाँ पे आना है, कितने लोगों ने आना है। ये काजी फैसल साहब की तरफ से बाकायदा सहाफ़ियों को बुलाकर कहा गया है। वहाँ पे क़य्यूम सिद्दीकी साहब भी मौजूद थे जो काजी फैसल साहब के राइट हैंड मैन जाने जाते हैं, और यही वो शख्स है, यही वो सहाफ़ी हैं जंगजियों से जिनका तलक है। वो काजी फैसल साहब के लेटर उनकी मर्ज़ी के मुताबिक लीक करते रहे हैं। वो भी उसी मीटिंग में मौजूद थे जिसमें दीगर सहाफ़ी बैठे हुए थे। इनकी तरफ से काजी फैसल साहब से कहा गया कि काजी फैसल साहब, हम आपका एहतराम करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होने देंगे कि आप
کوئی ایسا کر جائیں جو ہمارے خلاف ہو، جو قوانین کی خلاف ورزی ہو، تو لہٰذا آپ تھوڑا سا احساس کیجیے۔ اور اسی میٹنگ کے دوران قاضی فائصل صاحب کی طرف سے یہ بھی بابر کروایا گیا کہ آپ لوگ کتنے ہیں، بتایا گیا اتنے۔ انہوں نے کہا کہ ایک ادارے کا ایک ہی بندہ سپریم کورٹ میں آ سکے گا، کیسے ممکن ہے؟ دور آج کون سا ہے؟ ادارے کے ایک رپورٹر کو آپ نے وہاں پہ کوریج کی اجازت دے دی، صبح سے لے کر رات تک سپریم کورٹ کھلا رہتا ہے، وہاں پہ بڑے بڑے اہم کیسز ہوتے ہیں، ایک رپورٹر کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ کوریج کر سکے۔ نہ صرف یہ کہ رپورٹر کوریج کر سکے، بلکہ آج کل تو یہ بھی ہو گیا ہے کہ جیسے ہی وہاں پہ کوئی آبزرویشن ہوتی ہے، ٹی وی چینل ہے، کمپٹیشن ہے، مقابلے کا دور ہے، وہ اپنے اپنے ٹی وی چینل کو، اپنے اپنے ادارے کو ٹکر بھیجنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ لوگ بھی سپریم کورٹ نہیں جائیں گے تو پھر کیسے معاملات میڈیا میں آئیں گے؟ جب قاضی فیصل صاحب سے کہا گیا کہ قاضی صاحب ذرا مہربانی فرمائیں، آپ جو فیصلے رات گئے سناتے ہیں، جاری کرتے ہیں، وہ ذرا ٹائم پہ آ جائیں۔ قاضی فیصل صاحب نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ باقی بھی کئی مطالبات ان سے کیے گئے، انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں۔ اور پھر جب ان کے سامنے کسی نے تجاویز رکھنے کی کوشش کی، انہوں نے اس پر بھی کہا کہ نہیں، میں یہ تجاویز اپنے پاس نہیں لے جاؤں گا، بلکہ یہاں پہ بتائیں، یہاں پہ سنائیں، سب کے سامنے بات کریں۔ تو پھر وہاں پہ یہ سارا کچھ کرنا پڑا۔ یہ تو قاضی فیصل صاحب کے حوالے سے ہو گیا کہ اس کیس میں آخر کار ہو کیا رہا ہے۔ 11 بجے آج پھر اس عدالت میں بیٹھ رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس عدالت میں آج کیا فیصلہ ہوتا ہے، کیا یہ آج فیصلہ کر کے اٹھیں گے۔ اگر ایسا کر دیا گیا، فیصلہ کر دیا گیا، تو آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ انصاف کا بدترین قتل ہوگا، کیونکہ جج صاحبان کو سوال نہیں کرنے دیا جا رہے اور وکلا کو مکمل طریقے سے آرگومنٹ نہیں کرنے دی جا رہی۔ اور پھر پنجاب کی نگران حکومت کی طرف سے ایک اور قانون سامنے لایا گیا ہے، سموگ کو روکنا ہے۔ سموگ کو روکنے کے لیے کہا گیا ہے کہ بدھ کے روز سارے ادارے بند رہیں گے، لاہور مکمل طور پر سیل رہے گا، کوئی اسکول نہیں کھلے گا، کوئی کاروبار نہیں کھلے گا، کوئی کلب نہیں کھلے گا، کوئی ہوٹل نہیں کھلے گا۔ اس طرح سے یہ سموگ پر قابو پانا چاہتے ہیں اور یہ 2 ماہ تک یہ سلسلہ چلے گا۔ ہر بدھ کے روز ایسا ہوگا، لاہور کو مکمل طور پر سیل کر دیا جائے گا۔ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جن لوگوں کے کاروبار متاثر ہو سکتے ہیں وہ اتوار کے روز اپنا کاروبار جاری رکھ سکتے ہیں۔ تو ناظرین، یہاں پہ یہ سوچنے والی بات ہے کہ آپ نے سموگ کے حوالے سے کچھ کرنا ہے تو اب تک کیوں نہیں کیا تھا؟ آپ کاروبار بند کر کے، لاہور کو سیل کر کے کس طرح سے سموگ سے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ پورا سال آپ کے پاس تھا، اس دوران ایسے اقدامات کیوں نہیں کیے گئے کہ آپ کو پورے لاہور شہر کو 2 ماہ کے لیے ہر بدھ کو بند کرنے کی ضرورت نہ پڑتی ہے؟ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔